मास्टरिंग फिजिक्स विद ब्रजेश त्रिवेदी। इस एजुकेशनल यूट्यूब चैनल में दो टाइप के कंटेंट अपलोड होने वाले हैं। पहला टाइप कंटेंट होगा क्लास 11th एंड 12th की बोर्ड लेवल की फिजिक्स, एंड दूसरा होगा इंजीनियरिंग एंड मेडिसिन से रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट हैं वो कंटेंट अपलोड होने वाला है। आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 12th के बोर्ड लेवल फिजिक्स से। क्लास 12th का बोर्ड का यदि आप सिलेबस देखेंगे तो ब्रॉडली इसको हम 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। क्लास 12th की फिजिक्स को मैं 3 पार्ट में डिवाइड कर सकता हूं। पहला पार्ट डील्स विद इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म। पहला पार्ट रिलेटेड है इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म से। जो दूसरा पार्ट है ये रिलेटेड है लाइट से, इसको बोलते हैं ऑप्टिक्स। एंड जो तीसरा पार्ट रिलेटेड है ये इसको कहलाता है मॉडर्न फिजिक्स। ये कहलाता है मॉडर्न फिजिक्स। एंड इसमें हम स्मॉल टॉपिक्स लाइक एटॉमिक फिजिक्स, न्यूक्लियर फिजिक्स, dual nature of matter, radiation, semiconductor physics, all these we are going to discuss in the chapter called modern physics. आज का जो टॉपिक है वो रिलेटेड है फर्स्ट पार्ट से, दैट इज इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म। इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म देखने में 2 टर्म लगता है, बट एक्चुअली ये क्वाइट रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स होते हैं। और जैसे जैसे फिजिक्स हमारी लेक्चर बढ़ती जाएगी ये अनफोल्ड होता जाएगा। अभी मैं आपको बताना ये चाहता हूँ कि इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म में एक कॉन्सेप्ट है चार्ज का। ये चार्ज का कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो मैं थोड़ा सा चार्ज के बारे में आपको बताना चाहता हूँ। चार्ज कैन बी एट रेस्ट, चार्ज कैन बी इन मोशन। तो मैंने कहा चार्ज है, एंड इसको आप कह सकते हो कि चार्ज रेस्ट पे हो सकता है, चार्ज मोशन में हो सकता है। यदि चार्ज रेस्ट में है या मोमेंटरी पीरियड के लिए चार्ज फ्लो करता है, उसकी जो फिजिक्स है इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो इस फिजिक्स को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, जहां पे चार्ज रेस्ट पे है या यदि चार्ज फ्लो भी करता है तो मोमेंटरी पीरियड के लिए फ्लो करता है। एंड यदि चार्ज मोशन में होता है तो उसकी फिजिक्स अलग होती है, एंड उसको हम पढ़ते हैं वी कॉल्ड इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। वी कॉल्ड इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। यहां पे क्या होता है, चार्ज यदि मूव करेगा तो इट कॉन्स्टिट्यूट्स करंट, यदि करंट होगा तो प्रोड्यूस करेगा मैग्नेटिक फील्ड। सो बहुत सारे रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स हैं विच वी आर गोइंग टू डिस्कस इन द चैप्टर कॉल्ड इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। लेकिन अभी मेरा फोकस है चार्ज एट रेस्ट पे या व्हेन द चार्ज मूव्स वेरी वेरी स्लोली, जिसकी फिजिक्स है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। सो लेट अस फॉर्मली स्टार्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। बिफोर वी स्टार्ट मैं 2 पॉइंट आपको बताना चाहूंगा। जब भी आप हमारे चैनल पे कोई भी लेक्चर देखें तो आपको पेन एंड पेपर के साथ बैठना चाहिए, और आप उस सारे जो कॉन्सेप्ट में डिस्कस कर रहा हूं उसको आप उस ढंग से नोट करो एज इफ यू आर सिटिंग इन ए क्लास। तो आपको समझ में आएगा कि हर एक चैप्टर के एंड में आपने क्या क्या कॉन्सेप्ट सीखे। एंड सेकेंडली मैं आपको बताऊं कि मैं कोई एक्टर नहीं हूं, मैं कोई यहाँ पे स्क्रिप्ट नहीं पढ़ने वाला हूँ। लास्ट 30 इयर्स का जो मेरा क्लासरूम टीचिंग एक्सपीरियंस है उसी को मैं आपके सामने एक्सप्लेन करने वाला हूँ। इसमें क्या होगा कि कुछ एक चीज़ें 2, 3, 4 बार रिपीट होती जाएंगी, तो प्लीज़ बियर विद इट। विद दिस आइडिया लेट अस स्टार्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। जैसे मैंने बताया कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में डिस्कस करेंगे चार्ज के बारे में, चार्ज एट रेस्ट के बारे में। मेरा अपना एक्सपीरियंस ये है कि स्टूडेंट्स चार्ज को विजुलाइज नहीं कर पाते। चार्ज क्या डेफिनेशन है वो पढ़ लेते हैं,
बट एक्चुअली चार्ज का फील बच्चों को नहीं आता, वो विजुलाइज नहीं कर पाते। और यदि कोई कॉन्सेप्ट को आप विजुलाइज नहीं कर पाते हैं तो ट्रस्ट मी, आप फिजिक्स को रियलिश नहीं कर पाएंगे। हो सकता है वो कॉन्सेप्ट आप पेपर में लिख दें, आपको मार्क्स आ जाए, लेकिन आप फिजिक्स सब्जेक्ट को एंजॉय नहीं कर पाएंगे। तो मेरा अपना ये मानना है कि कोई भी कॉन्सेप्ट जब लोग पढ़ेंगे तो पूरी विजुलाइजेशन के साथ पढ़ेंगे, उसका फील लेके पढ़ेंगे। चार्ज को समझने के लिए मैं एक रिलेटेड कॉन्सेप्ट यहाँ पे उसकी चर्चा करूंगा, जैसे मास। यदि मैं आपसे पूछता हूं कि हैव यू सीन मास ऑफ दिस बॉडी, मोस्ट ऑफ यू विल से यस सर वी हैव सीन द मास ऑफ द बॉडी, बट एक्चुअली यू हैव नॉट सीन द मास ऑफ द बॉडी। नोबडी हैज सीन द मास ऑफ द बॉडी। आपने देखा क्या है? आपने मास नहीं देखा है, आपने एक प्लास्टिक मटेरियल का बना हुआ मार्कर देखा है और उसी को आप समझ रहे हैं कि वो मास है। एक्चुअली वो मास नहीं है। मास एक्चुअली कॉन्सेप्ट है, उसको आप देख नहीं सकते। तो न्यूटन ने पहली बार किसी बॉडी पे अर्थ जो फोर्स लगाता है, उस फोर्स को एक्सप्लेन करने के लिए उन्होंने मास के कॉन्सेप्ट को डेवलप किया। उनका यह मानना था कि यदि किसी बॉडी का मास m है तो इस पे ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट करता है, और ये फोर्स आप फाइंड आउट कर सकते हैं, तभी कर सकते हैं जब आपको मास का कॉन्सेप्ट पता हो। आज के डेट में आपको मालूम है कि किसी बॉडी का यदि मास m है तो उस पे जो फोर्स अर्थ लगाता है, जो वेट कहलाता है, वो W = mg है। अब इमेजिन करो कि यदि आपके पास मास कॉन्सेप्ट डिफाइन नहीं होता तो क्या आप वेट ऑफ द बॉडी फाइंड आउट कर पाते? आंसर है नो। आप मास डिफाइन नहीं होता तो वेट फाइंड आउट नहीं कर पाते। तो जैसे मास एक कॉन्सेप्ट है, उसी टाइप का कॉन्सेप्ट चार्ज का है। बच्चे, इस पॉइंट पे एक और एग्जांपल मैं आपको देना चाहता हूं। टेक माय एग्जांपल। मैं जब स्टूडेंट को पढ़ाता हूं तो अपने स्टूडेंट के लिए मैं एक टीचर हूं। मेरा रोल एक टीचर का है। जब मैं अपने टीचर से मिलता हूं तो मैं उनके लिए स्टूडेंट बन जाता हूं। जब मैं अपने बेटे से मिलता हूं तो उसके लिए मैं फादर हूं। जब मैं अपने फादर से मिलता हूं उनके लिए मैं बेटा हूं। मतलब एक ही बंदा है लेकिन डिफरेंट रोल में है। कभी वो टीचर है, कभी वो स्टूडेंट है, कभी वो फादर है, कभी वो सन है, कभी वो ब्रदर है, कभी वो फ्रेंड है। तो एक ही बंदा है, डिफरेंट रोल्स है। उसी ढंग से एक बॉडी है, यही बॉडी मान लो, इसको यदि मैं छोड़ दूं इट स्टार्ट्स फॉलिंग डाउन, और इस स्टार्ट फॉलिंग डाउन मतलब इसमें फोर्स एक्ट कर रहा है। इस फोर्स को एक्सप्लेन करने के लिए तुम्हें इसकी एक प्रॉपर्टी डिफाइन करनी पड़ेगी, मास। अब यही बॉडी है, यदि मैं इसको अपने हेयर से रब कर लूं और छोटे छोटे पीस ऑफ पेपर पे इसको प्लेस करूं तो ये उसको अट्रैक्ट कर रहा होगा। तो यदि अट्रैक्शन ऑफ पेपर बाय दिस प्लास्टिक को मैं एक्सप्लेन करूं तो ये तभी पॉसिबल है जब इसके पास चार्ज है। कहने का मतलब है सेम बॉडी कभी शो करता है ग्रेविटेशनल फोर्स की तरह एक्सप्लेन होता है, और कभी उसको एक्सप्लेन कर सकते हो जब उस पर तुम एज्यूम करो कि चार्ज है। तो मैं कहने का मतलब ये हुआ कि मास की तरह ही चार्ज एक कॉन्सेप्ट है। तो यदि मुझे कोई फॉर्मली डिफाइन करना चाहे तो मैं ये कहूंगा कि चार्ज क्या है। तो चार्ज इज ए प्रॉपर्टी ऑफ ए बॉडी ड्यू टू विच the electrical force of interaction and related concepts can be explained. Again I repeat, चार्ज क्या है? तो इट्स ए प्रॉपर्टी ऑफ द बॉडी। इससे क्या होता है? तो वी कैन एक्सप्लेन द इलेक्ट्रिकल फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन एंड द रिलेटेड कॉन्सेप्ट। तो बच्चे प्लीज राइट द डेफिनेशन ऑफ चार्ज। प्लीज राइट द डेफिनेशन ऑफ चार्ज। तो चार्ज क्या है? तो हम क्या लिखेंगे? इट इज प्रॉपर्टी, इट इज ए प्रॉपर्टी ऑफ बॉडी ड्यू टू विच इलेक्ट्रिक इंटरैक्शन एंड related effect can be explained। तो
चार्ज क्या है? इट्स ए प्रॉपर्टी ऑफ बॉडी ड्यू टू विच द इलेक्ट्रिकल इंटरैक्शन एंड रिलेटेड इफेक्ट कैन बी एक्सप्लेन. आप ये भी कह सकते हैं रिलेटेड इफेक्ट बिटवीन द बॉडीज कैन बी एक्सप्लेन्ड. बिटवीन बॉडीज कैन बी एक्सप्लेन. इसको लिख लीजिएगा कि इट इज ए प्रॉपर्टी ऑफ बॉडी ड्यू टू विच इलेक्ट्रिक इंटरैक्शन एंड रिलेटेड इफेक्ट बिटवीन द बॉडीज कैन बी एक्सप्लेन्ड. तो दिस इज हाउ यू डिफाइन चार्ज. नाउ सेकेंड पॉइंट रिगार्डिंग चार्ज, ये फर्स्ट पॉइंट डेफिनेशन है. सेकेंड पॉइंट ये है कि चार्ज एक स्केलर क्वांटिटी है. ये एक स्केलर क्वांटिटी है. आपको पता है कि अ फिजिकल क्वांटिटी कैन बी वेक्टर, अ फिजिकल क्वांटिटी कैन बी स्केलर. तो चार्ज स्केलर है, इसका मतलब ये हुआ कि यदि डिफरेंट चार्ज को यदि ऐड करोगे तो इट डजंट फॉलो द वेक्टर रूल ऑफ एडिशन, इट फॉलोज द स्केलर रूल ऑफ एडिशन. मतलब एक बॉडी पे चार्ज यदि +10 कूलम का है और उस पर यदि आपने -8 कूलम का चार्ज और डाल दिया तो उस पर जो चार्ज हो जाएगा वो +10 कूलम -8 कूलम, सो +2 कूलम. तो ये सिंपल एल्जेब्राइक रूल फॉलो करता है, वेक्टर रूल फॉलो नहीं करता है, इसलिए हम इसको कहते हैं स्केलर क्वांटिटी. इस पॉइंट पे एक दो पॉइंट और मैं डिस्कस करना चाहता हूं. जैसे मैंने कहा कि एक बॉडी पे चार्ज +10 कूलम है, एक बॉडी पे चार्ज -8 कूलम है. और ये आपको पता है, आपने लोअर क्लासेस में पढ़ा हुआ है कि दो टाइप का चार्ज होता है, एक को बोलते हैं पॉजिटिव चार्ज, एक को बोलते हैं नेगेटिव चार्ज. तो जैसे मैं फोर्स की बात करूं, यदि मैं आपको एग्जांपल दूं कि एक बॉडी पे 10 न्यूटन आई कैप का फोर्स लग रहा है और दूसरे बॉडी पे -10 न्यूटन आई कैप का फोर्स लग रहा है. अब यहां पे देखिए, एक पे +10 न्यूटन आई कैप है, एक -10 न्यूटन आई कैप है. अब यहां पे जो +10 है और -10 है, ये इंडिकेट करता है डायरेक्शन. एक का फोर्स पॉजिटिव एक्स में है, एक का फोर्स निगेटिव एक्स एक्सिस में काम कर रहा है. मतलब यहां पे पॉजिटिव 10 न्यूटन एंड नेगेटिव 10 न्यूटन हैज टू डू विद द डायरेक्शन. दूसरा एग्जांपल लेते हैं वर्क का. जैसे वर्क डन बाय बॉडी इज +10 जूल या वर्क डन बाय बॉडी इज -10 जूल. अब वर्क डन है स्केलर, लेकिन तब भी यहां पे +10 जूल की बात कर रहा हूं और -10 जूल की बात कर रहा हूं. तो +10 जूल क्या बताता है? +10 जूल ऑफ वर्क ये बताता है कि फोर्स का कोई कंपोनेंट अलोंग डिस्प्लेसमेंट एक्ट कर रहा है, जिसके कारण वर्क डन पॉजिटिव है. और इसका इफेक्ट क्या होगा? इसका इफेक्ट होगा कि बॉडी का स्पीड बढ़ जाएगा. आई रिपीट, यदि वर्क डन पॉजिटिव है, मैंने कहा पॉजिटिव 10 जूल +10 जूल, इसका मतलब यह हुआ कि फोर्स का एक कंपोनेंट अलोंग डिस्प्लेसमेंट एक्ट कर रहा है, जिसके कारण वर्क डन पॉजिटिव है और वो उसकी स्पीड को बढ़ा रहा है. यदि मैं कहूं कि वर्क डन -10 जूल है, इसका मतलब ये हुआ कि फोर्स का एक कंपोनेंट डिस्प्लेसमेंट के ऑपोजिट एक्ट कर रहा है, इसलिए वर्क डन नेगेटिव है और इसका इफेक्ट क्या होगा? स्पीड घट जाएगा. तो बच्चे, +10 न्यूटन का फोर्स आई कैप में एंड -10 का फोर्स आई कैप में, इसका मतलब है वहां पे वो माइनस एंड प्लस फोर्स वाज इंडिकेटिंग द वेक्टर नेचर ऑफ फोर्स. जबकि +10 जूल का वर्क एंड -10 जूल का वर्क ये वेक्टर नेचर नहीं बता रहा था, एक्चुअली वर्क स्केलर बता रहा था. ये बता रहा था कि यदि पॉजिटिव वर्क होगा तो स्पीड बढ़ जाएगा, निगेटिव वर्क होगा वैसे स्पीड घट जाएगा. इसी ढंग से जब आप कहते हैं कि ये स्केलर क्वांटिटी है लेकिन चार्ज पॉजिटिव है एंड चार्ज निगेटिव है, तो यहां पे स्टूडेंट प्लीज ध्यान देना, पॉजिटिव चार्ज एंड निगेटिव चार्ज, इसका मतलब वेक्टर्स ऑफ कोर्स नहीं है. इसका सिर्फ और सिर्फ यही मतलब है कि बाई कन्वेंशन वी टेक सर्टेन टाइप ऑफ चार्ज टू बी पॉजिटिव एंड सर्टेन टाइप ऑफ चार्ज टू बी नेगेटिव. बाई कन्वेंशन से हम चार्ज को पॉजिटिव या नेगेटिव बोलते हैं. पॉजिटिव चार्ज का मतलब ये कतई नहीं होता कि ज़्यादा चार्ज है और नेगेटिव चार्ज का मतलब ये कतई नहीं होता कि कम चार्ज है. ये सिर्फ नेचर बताता है कि नेचर में दो टाइप का चार्ज है, एक पॉजिटिव चार्ज है, एक नेगेटिव चार्ज है. और जब भी इनको आप ऐड करते हो, दो पॉजिटिव चार्ज को या दो नेगेटिव चार्ज को या एक पॉजिटिव को एक नेगेटिव को, तो आप स्केलर रूल ऑफ अलजेब्रा फॉलो करते हो. थर्ड पॉइंट, इसका यूनिट क्या होगा?
तो इसका एसआई यूनिट, चार्ज का एसआई यूनिट कूलम्ब है, COULOMB, एंड इसको कैपिटल C से दिखाते हैं एसआई यूनिट। एंड इसका एक CGS यूनिट भी है, इसका एक CGS यूनिट भी है। एंड CGS यूनिट बहुत उतना पॉपुलर नहीं है, और CGS यूनिट के दो टाइप्स हैं। इसका जो पहला टाइप है इसको हम बोलते हैं ESU ऑफ चार्ज। क्या बोलते हैं? ESU ऑफ चार्ज। I'm sorry, we call it to be electrostatic unit of charge. One ESU of charge means one electrostatic unit of charge, and दूसरी जो यूनिट है जो CGS ही है उसको हम बोलते हैं EMU of charge। इसका मतलब ये हुआ कि यदि मैं CGS यूनिट की बात करूं तो उसमें दो टाइप का यूनिट आता है, एक को बोलते हैं ESU ऑफ चार्ज, एक को बोलते हैं EMU ऑफ चार्ज। मैं ऊपर वाला थोड़ा सा रब कर रहा हूं, ये आपने लिख लिया होगा। यहाँ पे मैं और चीज़ बता दूं आपको कि 1 कूलम इज इक्वल टू 3 × 10⁻9 ESU ऑफ चार्ज होता है। ये कन्वर्जन है। 1 कूलम इज इक्वल टू 3 × 10⁻9 इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट ऑफ चार्ज, एंड 10 कूलम इज इक्वल टू 1 EMU ऑफ चार्ज। मतलब 10 कूलम को हम बोलते हैं 1 इलेक्ट्रोमैटिक यूनिट ऑफ चार्ज। So this is all about charge of unit of charge. So very briefly, अभी तक मैंने क्या पढ़ाया उसका मैं एक रिकैप दे देता हूँ। हमने कहा चार्ज एक प्रॉपर्टी है बॉडी का, ड्यू टू विच इलेक्ट्रिकल फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन एंड रिलेटेड इफेक्ट कैन बी एक्सप्लेन्ड। ये स्केलर क्वांटिटी है। जब भी आप चार्ज को ऐड करोगे तो स्केलरली ऐड करोगे, इट डजंट फॉलो वेक्टर रूल ऑफ एडिशन। एंड थर्ड पॉइंट, इसका एसआई यूनिट कूलम होता है। इसका CGS यूनिट के दो टाइप्स होते हैं, एक को बोलते हैं ESU ऑफ चार्ज, एक को बोलते हैं EMU ऑफ चार्ज। ESU ऑफ चार्ज मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट ऑफ चार्ज, EMU ऑफ चार्ज मतलब इलेक्ट्रोमैटिक यूनिट ऑफ चार्ज। एंड ये कन्वर्जन फैक्टर है 1 कूलम इज इक्वल टू 3 × 10⁻9 ESU ऑफ चार्ज एंड 10 कूलम इक्वल टू 1 EMU ऑफ चार्ज। दिस इज ऑल अबाउट चार्ज वी हैव डिस्कस्ड अबाउट। अब नेक्स्ट पॉइंट ये अराइज होता है कि चार्ज का ऑरिजिनेट कैसे चार्ज होता है। किसी बॉडी पे आपने कहा चार्ज पॉजिटिव जाला या चार्ज नेगेटिव जाला, तो कॉज ऑफ चार्ज क्या है, ऑरिजिन ऑफ चार्ज क्या है, चार्ज डेवलप कैसे होता है बॉडी पे। तो अभी हम डिस्कस करने जा रहे हैं ऑरिजिन ऑफ चार्ज, मतलब किसी बॉडी पे चार्ज आता कैसे है। सो आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट कॉज ऑफ चार्ज या ऑरिजिन ऑफ चार्ज, चार्ज कैसे आता है। सो डियर स्टूडेंट्स, आपको पता है कि इस यूनिवर्स में हर एक मटेरियल इज अल्टीमेटली मेड अप ऑफ एटम्स, एंड किसी भी एटम में 3 फंडामेंटल पार्टिकल्स होता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन इज सेड टू बी हैविंग नेगेटिव चार्ज, प्रोटॉन के पास चार्ज पॉजिटिव होता है, न्यूट्रॉन इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल होता है मेरे ख्याल से लोअर क्लासेस में, एंड क्लास 11th में आपने केमिस्ट्री में एटॉमिक फिजिक्स पढ़ी होगी और आपको बखूबी पता होगा कि एटम में कौन कौन से फंडामेंटल पार्टिकल होते हैं। अब एटम का यदि मैं कन्फिगरेशन देखना चाहूँ, एटम का यदि स्ट्रक्चर देखना चाहूँ, तो मैं क्या देखता हूँ कि एक सेंट्रल पार्ट एटम का होता है, इसको बोलते हैं न्यूक्लियस, और यहाँ पे होते हैं प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, एंड इसके डिफरेंट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते रहते हैं। सेंटर में वी हैव द न्यूक्लियस, वहाँ पे क्या है, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। न्यूट्रॉन न्यूट्रल है, प्रोटॉन्स पॉजिटिव है, एंड इलेक्ट्रॉन्स कीप ऑन रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस। अच्छा, यहाँ पे एक मैं चार्ज का अमाउंट लिख रहा हूँ, उसको डिनोट कर रहा हूँ E से, स्मॉल e से, और मैं लिख रहा हूँ कि स्मॉल e का वैल्यू लेट अस अज्यूम इट टू बी 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। हमने कहा 1
सर्टेन अमाउंट ऑफ चार्ज हमने डिफाइन किया, उसको इंडिकेट किया स्मॉल ई से, और उसका वैल्यू लिखा 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम। अब यहाँ पे देखिए, एक प्रोटॉन पे जो चार्ज होता है, यदि मैं कहूँ कि चार्ज ऑफ प्रोटॉन कितना है, तो चार्ज ऑफ प्रोटॉन प्लस ई होता है, और ई कितना है आपको पता है। इसका मतलब है चार्ज ऑफ प्रोटॉन कितना होगा बच्चे, इट इज 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। इसी ढंग से यदि मैं ये कहूं कि चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है, तो ये हम कह सकते हैं कि इसका वैल्यू है माइनस ई। ई कितना है, ई है 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम, तो चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन इज माइनस ई। इसका मतलब है इट इज माइनस 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। तो आपको पता है कि जितना चार्ज प्रोटॉन पे होता है उतना ही चार्ज इलेक्ट्रॉन पे होता है। नेचर ऑपोजिट होता है, प्रोटॉन पे चार्ज पॉजिटिव है, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज नेगेटिव है। अच्छा, यहाँ पे एक और चीज़ बताऊं, यदि मैं कहूं कि इलेक्ट्रॉन के पास मास भी होता है, तो मास कितना होता है, तो 9.1 इंटू 10⁻31 kg। एंड यदि मैं कहूं कि मास ऑफ प्रोटॉन कितना होता है, तो दिस इज 1.66 इंटू 10⁻27 kg। अप्रॉक्सीमेटली आप इतना मान के चल सकते हैं। मैं आपसे चाहता हूं कि ये चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, इसका मास, इलेक्ट्रॉन का मास, प्रोटॉन का मास, ये ज़रूर आपको याद होना चाहिए, बिकॉज इन चीज़ों का बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाला है। तो इसको प्लीज़ लिख लीजिए। ओके, मैं आगे बढ़ना चाहता हूं यहाँ से। तो मैंने आपको क्या बताया कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का चार्ज कितना होता है, मास कितना होता है। अब मैं एक किसी एटम का एग्जांपल लेता हूं। सपोज मैंने सोडियम का एक एटम लिया। आपको पता है सोडियम का मास नंबर 23 होता है एंड उसका एटॉमिक नंबर 11 है। मतलब सोडियम में देर आर 11 प्रोटॉन्स, देर आर 12 न्यूट्रॉन्स एंड देर आर 11 इलेक्ट्रॉन्स ऑल्सो। फर्स्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन होता है, सेकेंड ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन होता है। सो 8 इलेक्ट्रॉन्स आर देयर एंड थर्ड ऑर्बिट में 1 इलेक्ट्रॉन होता है। सो कन्फिगरेशन आपको पता होगा 2 8 1, सो देयर आर 11 इलेक्ट्रॉन्स। अब यदि मैं इस एटम को देखूं तो हम क्या देखते हैं, इस पे 11 इलेक्ट्रॉन्स हैं और 1 इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना है, माइनस ई। इसका मतलब है 11 इलेक्ट्रॉन पे चार्ज हो जाएगा माइनस 11 ई। एंड देयर आर 11 प्रोटॉन्स ऑल्सो, और 1 प्रोटॉन पे चार्ज है प्लस ई। इसका मतलब है 11 प्रोटॉन्स पे चार्ज हो जाएगा प्लस 11 ई, और ये दोनों को मैं ऐड करूं तो ये 0 चार्ज हो जाएगा। इसका मतलब है एटम, सोडियम का जो एटम है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, वो नेट चार्ज 0 है। इसी ढंग से कोई भी एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल इन जनरल होता है। अब इस न्यूट्रल सोडियम के एटम से यदि एक सोडियम का क्रिस्टल यदि आपको मिलता है तो आप कह सकते हो कि दैट सोडियम क्रिस्टल एज ए होल इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। अब यदि ऐसा पॉसिबल हो कि किसी ढंग से ये जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 1 इलेक्ट्रॉन है इसको यदि मैं हटा दूं तो सिचुएशन क्या होगा, ये तो पहला सिचुएशन था। दूसरा सिचुएशन क्या है कि 1 इलेक्ट्रॉन हमने हटा दिया, इसका मतलब है नाउ देयर आर 10 इलेक्ट्रॉन्स, तो उस पर चार्ज होगा -10 ई एंड देयर आर 11 प्रोटॉन्स, तो उस पर चार्ज होगा प्लस 11 ई। इसका मतलब है दोनों को ऐड करोगे तो इस पर चार्ज आ जाएगा प्लस ई। इसका मतलब है अब ये एटम जो पहले इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल था, अब 1 इलेक्ट्रॉन के बाहर निकलने से उस पर नेट चार्ज प्लस ई आ गया, मतलब वो एटम पॉजिटिव चार्ज हो गया। और यदि ऐसे ऐसे एटम से यदि वो पूरा सोडियम क्रिस्टल बना हुआ है तो दैट क्रिस्टल एज ए होल विल हैव पॉजिटिव चार्ज। इसका मतलब है हमने क्या सीखा कि जब कभी भी बॉडी को पॉजिटिव करना है, जब कभी भी बॉडी को पॉजिटिव करना है तो न्यूट्रल कंडीशन से इलेक्ट्रॉन को डेफिशिएंट बनाना होगा। मतलब इफ यू रिमूव इलेक्ट्रॉन फ्रॉम ए न्यूट्रल एटम देन दैट एटम इलेक्ट्रिकली बिकम्स पॉजिटिव चार्ज बिकॉज देयर इज ए डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये ध्यान रखिएगा कि जब कभी भी इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी होगी तो बॉडी पे नेट चार्ज पॉजिटिव होगा। अच्छा, अब
थर्ड सिचुएशन मैं ये कहना चाहता हूं कि सपोज किसी तरह से मेरे लिए पॉसिबल हो जाए कि यहां पे थर्ड ऑर्बिट में मैं एक और इलेक्ट्रॉन डाल दूं। तो अब देखिए, देयर आर 11 प्रोटॉन्स इनसाइड द न्यूक्लियस एंड देयर आर 12 इलेक्ट्रॉन्स। इसका मतलब ये हुआ कि न्यूट्रल यदि होता तो 11 इलेक्ट्रॉन होता, 11 प्रोटॉन होता, बट यहां पे क्या हो रहा है, यहां पे 12 इलेक्ट्रॉन्स आ गए। इसका मतलब है 12 इलेक्ट्रॉन्स पे जो चार्ज होगा ये हो जाएगा -12e, बिकॉज एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज है -e, एंड 11 प्रोटॉन्स पे जो चार्ज होगा ये होगा +11e, तो इस पे चार्ज हो जाएगा -e। इसका मतलब है यदि न्यूट्रल कंडीशन से यदि इलेक्ट्रॉन का नंबर आपने बढ़ा दिया तो अब उस पे इलेक्ट्रॉन बढ़ जाने से नेट चार्ज नेगेटिव हो गया। इसका मतलब है वो एटम नेगेटिव हो गया, और वैसे वैसे एटम से यदि एक बल्क सोडियम का मटेरियल है तो वो भी नेगेटिव हो गया। तो क्या कंक्लूजन हुआ? कंक्लूजन ये हुआ कि इन जनरल एटम न्यूट्रल होता है, और न्यूट्रल एटम से जो मटेरियल बना होता है वो मटेरियल भी न्यूट्रल होता है। अब यदि किसी भी न्यूट्रल एटम से यदि इलेक्ट्रॉन को आप बाहर निकाल लेते हो, मतलब इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी क्रिएट कर लेते हो, देन बॉडी बिकम्स पॉजिटिव चार्ज। एंड यदि न्यूट्रल कंडीशन से इलेक्ट्रॉन का नंबर बढ़ा देते हो, मतलब एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाता है, देन वो बॉडी पे चार्ज आता है नेगेटिव। सो प्लीज इसको जरूर नोट डाउन कर लीजिएगा कि जब कभी भी बॉडी को हमको पॉजिटिव चार्ज करना होता है तो हम वहां पे इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालते हैं, एंड जब कभी बॉडी को नेगेटिव चार्ज करना होता है तो उस पर इलेक्ट्रॉन का एक्सेस करते हैं। तो डे टू डे लैंग्वेज में हम लोग तो यूज ये करते हैं कि इस बॉडी पे हमने पॉजिटिव चार्ज डाला, इस बॉडी पे हमने पॉजिटिव चार्ज डाला, बट डालते कुछ नहीं है, बेसिकली निकालते हैं। क्या निकालते हैं? इलेक्ट्रॉन निकालते हैं। मतलब इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी विल मेक ए बॉडी पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन का एक्सेस विल मेक ए बॉडी नेगेटिव चार्ज। तो इसको जरूर लिख लीजिएगा। अभी तक जो मैंने आपके साथ इंटरेक्शन की उससे हमको ये चीज समझ में आया, जो मैंने आपको एक्सप्लेन कर पाया, वो ये कि जब कभी भी किसी बॉडी को चार्ज करना होता है तो अल्टीमेटली इट इज द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट मैटर्स। इफ द इलेक्ट्रॉन्स आर बीइंग रिमूव्ड आउट from the body becomes positive charge, and if the electron is being given to the body becomes negative charge. एक दूसरा पॉइंट आपके दिमाग में आ सकता है कि why transfer of only electron? क्यों प्रोटॉन का नंबर बढ़ा के या घटा के हम बॉडी पे चार्ज क्यों नहीं ला सकते? जैसे मेरे पास न्यूट्रल कंडीशन में, यहां पे देखिए न्यूट्रल कंडीशन में मेरे पास 11 प्रोटॉन्स था एंड न्यूक्लियस में, और 11 इलेक्ट्रॉन्स था, बॉडी न्यूट्रल था। हमने इस पे भी पॉजिटिव चार्ज डाला तो एक इलेक्ट्रॉन को हमने कहा निकाल लो। मैं कहता हूं इलेक्ट्रॉन को मत निकालो और यहां से एक प्रोटॉन निकाल लो। इसका मतलब है अब आपके पास 10 प्रोटॉन्स हो गए, तो 10 प्रोटॉन्स है और 11 इलेक्ट्रॉन्स है। तो यू माइट आर्ग्यू कि सर इलेक्ट्रॉन को यदि हमने निकाल दिया, सॉरी प्रोटॉन को यदि हमने निकाल दिया तो 10 प्रोटॉन यदि हो गए तो अब चार्ज आ गया +10e, और 11 इलेक्ट्रॉन्स है, चार्ज आ गया -11e, तो इस पे बॉडी पे नेगेटिव चार्ज आ गया। लेकिन प्लीज ध्यान देना कि प्रोटॉन न्यूक्लियस के अंदर होता है, और न्यूक्लियस के अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं दे आर प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। Collectively we call them as the nucleons. Protons and neutrons inside the nucleus are called nucleons. तो nucleons न्यूक्लियस के अंदर में उनके बीच में बहुत ही स्ट्रॉन्ग फोर्स एक्ट करता है। उस फोर्स को हम बोलते हैं न्यूक्लियर फोर्स, और ये फंडामेंटल और ये नेचर का वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स है न्यूक्लियर फोर्स, एंड इट इज नॉट very easy to remove the proton from the nucleus. Generally nuclear physics में with some strong interaction हम प्रोटॉन को डिस्टर्ब कर पाते हैं, अदरवाइज डे टू डे लाइफ में प्रोटॉन को न्यूक्लियस से निकालना पॉसिबल नहीं है। इसलिए जब भी हम बॉडी को चार्ज करते हैं तो इट इज द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट मैटर्स, प्रोटॉन का ट्रांसफर नहीं हो पाता है। सो
फाइनली मैंने आपको 1 मिनट में यदि मैं रिकैप देना चाहूँ, अभी तक हमने आपको क्या पढ़ाया। तो हमने आपको बताया, पहला पॉइंट बताया कि चार्ज क्या होता है। तो आपने कहा एक प्रॉपर्टी है जिससे वेरियस बॉडीज़ के बीच में इलेक्ट्रिकल फोर्स को आप एक्सप्लेन कर सकते हो। आपने कहा स्केलर क्वांटिटी है एंड देन इसका SI यूनिट कूलम होता है। इसका सीरीज यूनिट के 2 टाइप्स होते हैं, एक को बोलते हैं ESU ऑफ चार्ज, एक को बोलते हैं EMU ऑफ चार्ज। फिर आपने कहा कि चार्ज बॉडी पे आता कैसे है। तो न्यूट्रल कंडीशन से इलेक्ट्रॉन को यदि हम ट्रांसफ़र करते हैं तो बॉडी पे चार्ज आता है। यदि इलेक्ट्रॉन को एटम से बाहर निकाल देते हैं दैन डिफिजेंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाता है, बॉडी पे चार्ज पॉजिटिव आ गया। यदि इलेक्ट्रॉन को एक्सेस कर दिया तो बॉडी पे चार्ज नेगेटिव आ गया। हमने यहाँ तक बताया। अब थर्ड कंपोनेंट ऑफ टुडेज लेक्चर एंड दैट इज द फाइनल कंपोनेंट, अब वो है कि व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। चार्ज के बारे में मुझे एनफ आइडिया हो गया, अब उसकी प्रॉपर्टीज के बारे में वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट। जब मैं पढ़ाता हूं क्लास में तो कभी कोई बच्चे हमसे पूछ लेते हैं, क्या पूछते हैं कि सर आपने बॉडी को चार्ज कर दिया, मतलब या तो पॉजिटिव चार्ज डाला या नेगेटिव चार्ज डाला, क्या उससे बॉडी का मास इफेक्ट होगा? आई रिपीट, द क्वेश्चन सेज कि whenever you charge a body either positively or negatively does mass gets affected? I do not know। क्या आपने समझा और क्या आपका आंसर होगा? सोचना, इसका आंसर जरूर सोचना। मैं रिजल्ट बता रहा हूँ कि यदि किसी बॉडी पे पॉजिटिव चार्ज करते हो मतलब उसका मास घटना चाहिए, और यदि बॉडी पे नेगेटिव चार्ज करते हो उसका मास बढ़ना चाहिए। क्यों घटना चाहिए, क्यों बढ़ना चाहिए, इसको प्लीज़ सोचना। और यदि रिजल्ट आ गया वेरी फाइन, अदरवाइज कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। आई ट्राई टू हेल्प यू इफ़ यू आर नॉट एबल टू गेट द आंसर। नेक्स्ट वन इज प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। पहली प्रॉपर्टी क्या है कि चार्ज इज एडिटिव बाय नेचर। चार्ज इज एडिटिव बाय नेचर। क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि एक आइसोलेटेड सिस्टम है। आइसोलेटेड सिस्टम का मतलब क्या हुआ? अभी आप जिस कमरे में बैठ के पढ़ाई कर रहे हो, यदि उसका डोर बंद है, नथिंग कैन गो आउट फ्रॉम रूम टू बाहर, नथिंग कैन कम आउट फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड, तो हम कहेंगे इन जनरल कि सिस्टम आइसोलेटेड है। तो यदि सिस्टम आइसोलेटेड है और उस सिस्टम के डिफरेंट पार्ट्स पे डिफरेंट चार्ज हैं, जैसे तुम रूम में हो, तुम्हारे पास टेबल होगा, टेबल पे Q1 चार्ज है, फैन पे Q2 चार्ज है, AC पे Q3 चार्ज है। सो डिफरेंट पार्ट ऑफ द रूम हैज़ गॉट डिफरेंट चार्ज। ये क्या कहता है? ये कहता है कि द टोटल चार्ज ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम, द टोटल चार्ज ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम इज द algebraic sum of charges present on various part of the system. I repeat, the total charge of an isolated system is the algebraic sum of all the charges present on various part of the system. तो इसको मैं लिख देता हूँ कि total, please you should also write total charge of an isolated system is the algebraic sum of all the charges present on different parts of system. Charge is additive by nature. इसका मतलब क्या हुआ कि the total charge of an isolated system is the algebraic sum of all the charges present on different part of the system. मतलब ये यदि सिस्टम है एंड इसके डिफरेंट पार्ट हैं,
यहाँ पे यदि +5 कूलम का चार्ज है, यहाँ पे -2 कूलम का चार्ज है, यहाँ पे -1 कूलम का चार्ज है, यहाँ पे +3 कूलम का चार्ज है, तो ये रूल क्या कहता है, ये प्रॉपर्टी क्या बोलती है कि जो टोटल चार्ज होगा ये सारे चार्ज का एल्जेब्राइक सम होगा। जब आप एल्जेब्राइक सम करोगे तो नेचर ऑफ चार्ज मस्ट बी टेकन इनटू अकाउंट and hence the net charge must be equal to +5 coulomb, -2 coulomb, -1 coulomb, +3 coulomb, and hence Q equal to 5 + 3 8 -3. So answer is +5 coulomb. So एल्जेब्राइक सम का यही मतलब हुआ कि जितने सिस्टम के वेरियस पार्ट्स हैं वहाँ पे जो जो चार्ज रखा हुआ है सबका एल्जेब्राइक सम कर दो, और एल्जेब्राइक सम करते समय नेचर ऑफ चार्ज अकाउंट में लेना, मतलब जो चार्ज पॉजिटिव है उसको पॉजिटिव लेंगे, जो चार्ज नेगेटिव है उसको हम नेगेटिव लेंगे। सो आई थिंक द फर्स्ट प्रॉपर्टी यू हैव अंडरस्टूड इट। सो वी आर गोइंग अबाउट द सेकेंड प्रॉपर्टी ऑफ द चार्ज। आई एम रबिंग दिस वन। जो सेकेंड प्रॉपर्टी है उसको हम बोलते हैं चार्ज इज कंजर्व्ड। चार्ज इज कंजर्व्ड। अच्छा, आपने क्लास 11th में पढ़ा हुआ है एनर्जी कंजर्वेशन प्रिंसिपल। मतलब आप क्या कहते हो कि एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड, एनर्जी कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड, द टोटल एनर्जी रिमेन्स कांस्टेंट। So more or less on the similar ground, on the similar pattern, we also define conservation of charge. In many of the books ऐसा लिखा होता है कि charge can neither be created nor be destroyed, total charge remains constant. एक स्टेटमेंट ये आता है, और एक स्टेटमेंट ये होता है कि in an isolated system the total charge remains constant. Either of the two statement लोग लिखते हैं। मैं प्रिफर करता हूं सेकेंड स्टेटमेंट जो कहता है इन एन आइसोलेटेड सिस्टम द नेट चार्ज रिमेन्स कांस्टेंट। तो मैं इसको लिख रहा हूं। ये क्या हमने कहा? हमने कहा इन एन आइसोलेटेड सिस्टम, इन एन आइसोलेटेड सिस्टम नेट चार्ज रिमेन्स कांस्टेंट। नेट चार्ज रिमेन्स कांस्टेंट। जो फर्स्ट स्टेटमेंट हमने आपको दिया था, जो फर्स्ट स्टेटमेंट मैंने आपको दिया था कि चार्ज कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, ये भी लोग लिखते हैं। मैं इसको प्रेफर नहीं करता। क्यों प्रेफर नहीं करता, विल बी डिस्कसिंग अबाउट। तो मैं तो कहना चाहूँगा कि जब भी कोई कहे कि चार्ज इज कंजर्व्ड, तो आप स्टेटमेंट में यही लिखना कि इन एन आइसोलेटेड सिस्टम द नेट चार्ज रिमेन्स कांस्टेंट। सिस्टम शुड बी आइसोलेटेड, नेट चार्ज कांस्टेंट होगा। एक बड़ा इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, इनफैक्ट दो बड़ा इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है इसका। एक को बोलते हैं पेयर प्रोडक्शन। एक एग्जाम्पल क्या है, इसको हम बोलते हैं पेयर प्रोडक्शन। ये क्या कहता है? आपने क्लास 11 में पढ़ा होगा फोटोन के बारे में। फोटोन क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, और रेडिएशन एक पैकेट के फॉर्म में मिलता है, एक क्वांटा का फॉर्म मिलता है, उसको हम बोलते हैं फोटोन। तो गामा रे फोटोन, एक बार जस्ट आपको याद दिला देता हूं कि गामा रे फोटोन का मतलब क्या हुआ। फोटोन्स आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो पैकेट के फॉर्म में हम एज्यूम करते हैं टू बी एग्जिस्टिंग, और एक फोटोन के पास जो एनर्जी होती है वो एच होती है। जैसे लाइट आ रही है तो फोटोन है, अल्ट्रावायलेट रे है। सो बहुत सारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस होते हैं जिनका नाम है, आपने सुना होगा, गामा रे फोटोन, एक्स रे फोटोन, अल्ट्रावायलेट रे, विजिबल रे, इंफ्रारेड। ये सारे रेडिएशन हैं और सब फोटोन्स का बना हुआ होता है। गामा रे फोटोन्स आर हाईली एनर्जेटिक फोटोन्स। गामा रे फोटोन्स आर हाईली एनर्जेटिक फोटोन्स, एंड ये जो फोटोन गामा रे है ये मासलेस है। इसके पास मास नहीं होता, इसके पास चार्ज नहीं होता। तो फोटोन्स आर मासलेस एंड चार्जलेस। इन सर्टेन सिचुएशन, आप न्यूक्लियर फिजिक्स में इसके बारे में पढ़ोगे
कि सर्टेन सिचुएशन में गामा रे कैन बी ब्रोकन इनटू इलेक्ट्रॉन एंड एक और पार्टिकल है जिसको बोलते हैं पॉजिट्रॉन। इलेक्ट्रॉन के बारे में आपको पता है, इसका मास 9.1 इंटू 10⁻³ kg होता है और इसका चार्ज -1.6 इंटू 10⁻19 कूलम होता है। पॉजिट्रॉन भी एक फंडामेंटल पार्टिकल है। वैसे तो नॉर्मली हम इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन तीन को ही फंडामेंटल पार्टिकल मानते हैं, बट देयर आर मेनी फंडामेंटल पार्टिकल्स दैट हैव बीन डिस्कवर्ड एंड वन ऑफ देम इज ऑल्सो पॉजिट्रॉन। एंड पॉजिट्रॉन एक ऐसा फंडामेंटल पार्टिकल है, एलिमेंट्री पार्टिकल है, जिसका मास इलेक्ट्रॉन के मास के बराबर है और इसका चार्ज इलेक्ट्रॉन के चार्ज के बराबर है, लेकिन नेचर ऑपोजिट है। मतलब यदि इलेक्ट्रॉन पे चार्ज -e है तो पॉजिट्रॉन पे चार्ज +e है, विच इज इक्वल टू द चार्ज ऑफ प्रोटॉन। तो मैंने क्या कहा, गामा रे जो मासलेस है, चार्जलेस है, ये कन्वर्ट हो गया इलेक्ट्रॉन एंड पॉजिट्रॉन में। तो पहली बात हमने यहां पे क्या देखा, हमने ये देखा कि गामा रे के पास मास नहीं था, लेकिन ये कन्वर्ट हो गया दो ऐसे पार्टिकल में जिसके पास मास है। इसका मतलब है मास न्यूक्लियर लेवल पे जाकर के एक कंजर्व्ड क्वांटिटी नहीं होती है। और आइंस्टीन के मास एनर्जी रिलेशन जो बोलता है E = mc², ये इक्वेशन से क्या मालूम होता है कि मास कैन बी कन्वर्टेड इनटू एनर्जी, एंड इफ यू वांट टू कन्वर्ट m mass into energy, then you have to multiply mass with square of the velocity of light, you get answer in joule, और वो एनर्जी पार्ट होगा। तो मास को एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हो, वैसे ही एनर्जी को मास में कन्वर्ट कर सकते हो। तो गामा रे जो एनर्जी है वो मास में कन्वर्ट हो गया, तो कोई इशू नहीं है। एनर्जी कैन बी कन्वर्टेड टू मास एंड मास कैन बी कन्वर्टेड टू एनर्जी। तो इनिशियली इट हैज नो मास, इट हैज नो चार्ज। इलेक्ट्रॉन पे चार्ज -e है एंड पॉजिट्रॉन पे चार्ज +e है। तो ऐसा मुझे लगा कि गामा रे फोटोन जिसके पास मास नहीं था, चार्ज नहीं था, वहां से इलेक्ट्रॉन आ गया और इलेक्ट्रॉन पे चार्ज है, पॉजिट्रॉन आ गया, पॉजिट्रॉन पे चार्ज है। तो ऐसा कभी कभी लगता है कि आउट ऑफ नो चार्ज वी हैव क्रिएटेड चार्ज। आई रिपीट, गामा रे के पास कोई चार्ज नहीं था, ये कन्वर्ट हो गया इलेक्ट्रॉन एंड पॉजिट्रॉन में, एंड इलेक्ट्रॉन के पास चार्ज है, पॉजिट्रॉन के पास चार्ज है। तो ऐसा मुझे लगता है जैसे चार्ज हैज बीन क्रिएटेड। तो जो मैंने फर्स्ट स्टेटमेंट जो कहा था कि मैं प्रिफर नहीं करता हूं, जो कहता है कि चार्ज कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, वो मैं इसीलिए प्रेफर नहीं करता हूं बिकॉज कभी कभी बच्चों को ये कंफ्यूजन होता है कि यहां पे आउट ऑफ नो चार्ज वी हैव क्रिएटेड चार्ज, तो इसलिए मैं इसको प्रेफर नहीं करता हूं। बट इफ यू टॉक अबाउट दिस स्टेटमेंट वी सेज दैट इन एन आइसोलेटेड सिस्टम द नेट चार्ज रिमेन्स कांस्टेंट। इन एन आइसोलेटेड सिस्टम द नेट चार्ज रिमेन्स कांस्टेंट। यदि इसको आप देखते हो तो देखो यहां पे गामा रे के पास नेट चार्ज क्या था, 0 था, इट वाज चार्जलेस। एंड फाइनली यू गेट इलेक्ट्रॉन एंड पॉजिट्रॉन। इलेक्ट्रॉन के पास चार्ज कितना है, -e, पॉजिट्रॉन के पास कितना चार्ज है, +e, और -e और +e को ऐड करोगे व्हाट यू गेट 0। इसका मतलब है शुरू में भी नेट चार्ज 0 था और बाद में भी नेट चार्ज 0 है, मतलब इन एन आइसोलेटेड सिस्टम द नेट चार्ज रिमेन्स कंजर्व्ड। तो ये बहुत एक अच्छा एग्जांपल है पेयर प्रोडक्शन, एंड ऑफ कोर्स ये डे टू लाइफ में नहीं होती है, न्यूक्लियर फिजिक्स में हम ज़्यादा इसको पढ़ते हैं कि जहाँ पे गामा रे फोटोन को हम इलेक्ट्रॉन एंड पॉजिट्रॉन में कन्वर्ट कर सकते हैं। अच्छा, इसी से सिमिलर एक और फिनोमेनन होता है, इसको बोलते हैं पेयर एनिहिलेशन। पेयर एनिहिलेशन ये जस्ट ऑपोजिट ऑफ पेयर प्रोडक्शन है। एनिहिलेशन मतलब डिस्ट्रक्शन। जैसे पेयर प्रोडक्शन में क्या हुआ था, गामा रे फोटोन वाज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रॉन एंड पॉजिट्रॉन। यहां पे क्या होता है, इन सर्टेन सिचुएशन इलेक्ट्रॉन एंड पॉजिट्रॉन कन्वर्ट होता है फोटोन में। फोटोन
की एनर्जी कितनी होती है, एच न्यू। इनफैक्ट 2 एच न्यू में ये कन्वर्ट होती है, 2 फोटोन में कन्वर्ट होता है। अब ये 2 में क्यों कन्वर्ट होता है, एक ही में क्यों नहीं होता है, ये मोमेंटम कंजर्वेशन से हम जानते हैं। अभी उस पर मैं फोकस नहीं कर रहा। मेरा पर्पस अभी ये है आपको ये बताऊं कि चार्ज कंजर्व कैसे होता है। इसलिए 2 फोटोन क्यों आया, 1 फोटोन क्यों आया, इस पे मैं डिस्कस नहीं कर रहा हूं। एक लाइन में बता रहा हूं कि मोमेंटम कंजर्व करने के लिए हम 2 फोटोन लेते हैं। अब मैं चार्ज कंजर्वेशन की बात करता हूं तो इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना है बच्चे, -e, एंड पॉजिट्रॉन पे कितना चार्ज है, +e। इफ यू ऐड दीज 2 चार्जेस विद नेट चार्ज 0। इसका मतलब है इलेक्ट्रॉन एंड पॉजिट्रॉन जो सिस्टम का पार्ट था उसका नेट चार्ज 0 है, एंड बाद में क्या मिल गया, फोटोन, एंड फोटोन पे चार्ज कितना है, 0, एंड सो 0। इसका मतलब क्या हुआ कि पहले भी चार्ज 0 था एंड बाद में भी चार्ज 0 है। इसका मतलब है इन एन आइसोलेटेड सिस्टम चार्ज इज कंजर्व्ड। तो हमने चार्ज की 2 प्रॉपर्टी आपको पढ़ाई। पहली पढ़ाई चार्ज इज एडिटिव बाय नेचर, एंड दूसरी प्रॉपर्टी पढ़ाई चार्ज इज कंजर्व्ड। जो थर्ड प्रॉपर्टी है इसको हम बोलते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। सो लेट अस टॉक अबाउट द थर्ड प्रॉपर्टी, इसको हम बोलते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। थर्ड प्रॉपर्टी है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। चार्ज इज क्वांटाइज्ड। इसका मतलब समझना पड़ेगा कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ क्वांटाइज्ड। क्वांटाइज्ड वर्ड का मतलब क्या है। चार्ज इज क्वांटाइज्ड का मतलब हुआ चार्ज ऑलवेज डिस्क्रीट फॉर्म में मिलता है। क्वांटाइज्ड मतलब डिस्क्रीट, डिस्क्रीट मतलब समथिंग विच इज नॉट कंटिन्यूअस। तो जो कंटिन्यूअस नहीं है उसको हम बोलते हैं डिस्क्रीट, उसी को बोलते हैं हम क्वांटाइज्ड। अच्छा, एक एग्जांपल देना चाहता हूं मैं आपको। सपोज आपके पास या ऐसे मान लो कि यू हैव गॉन टू द मार्केट टू बाई फ्यू मार्कर्स ऑफ सच टाइप। आप शॉपकीपर से क्या बोलोगे कि भाई मुझे 1 मार्कर दे दो, या 2 दो, या 3 दो, या 4 दो। मतलब ऑलवेज यू विल आस्क मार्कर्स का नंबर इन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ 1। मतलब या तो 1 मार्कर मिलेगा, या 2 मिलेगा, या 3 मिलेगा, या 4 मिलेगा, या n मिलेगा। मतलब यू कैनॉट गेट मार्कर 1.5 या 1/4। तो जब भी आपको मार्कर मिलेगा तो 1 के मल्टीपल में मिलेगा आपको। तो 1 के मल्टीपल में मिलना इसका मतलब है ये एक पैकेट के फॉर्म में मिलेगा, 1 के फॉर्म में मिलेगा, मतलब डिस्क्रीट मिलेगा। एक और एग्जांपल लेते हैं। अभी मैंने आपको बताया था कि एक न्यूट्रल एटम है। न्यूट्रल एटम से, जैसे मैंने सोडियम की एग्जांपल दिया था, सोडियम में 11 इलेक्ट्रॉन्स थे, 11 प्रोटॉन्स थे। यदि आपने 1 इलेक्ट्रॉन को निकाल दिया तो उस पर 10 इलेक्ट्रॉन्स बच गए, 11 प्रोटॉन्स हो गए। तो चार्ज कितना आ गया बेटा, -10e + 11e। तो उस पर चार्ज आ गया +e। 1 इलेक्ट्रॉन निकालने के बदले यदि आप 2 इलेक्ट्रॉन निकालते हो तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विल बी 9, बिकॉज 11 था, उसमें 2 निकाल दिया आपने, 9, एंड नंबर ऑफ प्रोटॉन्स आर गोइंग टू बी 11। तो 9 इलेक्ट्रॉन्स मतलब -9e, और 11 प्रोटॉन्स मतलब +11e। ऐड करोगे तो +2e। मतलब 2 इलेक्ट्रॉन निकाला तो चार्ज हो गया +2e, 3 निकाला तो +3e। मैं सोडियम की बात नहीं कर रहा हूं, इन जनरल जितने इलेक्ट्रॉन निकालोगे चार्ज उतना ही आता जाएगा। 1 इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो +e, 2 निकालोगे तो +2e, 3 निकालोगे तो +3। इस ढंग से यदि n नंबर निकालोगे तो चार्ज होगा वो +ne होगा। इसका मतलब है किसी 1 इलेक्ट्रॉन निकाला तो चार्ज हो गया +e, यहाँ पे चार्ज हो गया +2e, यहाँ पे चार्ज हो गया +3e, यहाँ पे चार्ज हो गया +ne, जहाँ पे n का वैल्यू 1, 2, 3 कुछ भी हो सकता है। इसी ढंग से यहाँ से इलेक्ट्रॉन को आपने निकाला, डेफिशिएंसी क्रिएट किया। यदि आपको एक्सेस करना होता, यदि 1 आप एक्सेस कर देते तो क्या होता,
मान लो 11 प्रोटॉन्स था और 11 इलेक्ट्रॉन्स था, आपने एक इलेक्ट्रॉन और डाल दिया तो अब आपके पास 12 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। तो 12 इलेक्ट्रॉन्स मतलब चार्ज -12e और 11 प्रोटॉन्स मतलब चार्ज +11e, तो चार्ज अब कितना हो गया -12e + 11e मतलब -e। मतलब एक एक्सेस इलेक्ट्रॉन डालने से जो चार्ज आ गया वो -e आ गया। यदि आपने 2 एक्सेस डाला तो चार्ज -2e आ गया। यदि आपने 3 एक्सेस डाला तो चार्ज -3 आ गया। इसी ढंग से यदि आपने n एक्सेस इलेक्ट्रॉन डाल दिए तो चार्ज हो गया -ne, जहां पे n का वैल्यू 1 2 3 एंड सो ऑन है। तो चूंकि इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर से बॉडी पे चार्ज आ जाता है, एंड इलेक्ट्रॉन ऑलवेज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ 1 में आप ट्रांसफर कर सकते हो, या तो 1 निकाल सकते हो या 1 डाल सकते हो, 2 निकाल सकते हो 2 डाल सकते हो। इसका मतलब है किसी बॉडी पे जो चार्ज आ सकता है ये ±ne हो सकता है, जहां पे n का वैल्यू 1 2 3 एंड सो ऑन है। तो यहां पे E क्या है? E है चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन और चार्ज ऑफ ए प्रोटॉन। इसका मतलब है किसी बॉडी पे जो चार्ज आ सकता है वो इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज होगा, जो चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन या चार्ज ऑफ प्रोटॉन होगा। इसी को बोलते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। मतलब चार्ज जब भी आएगा वो बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज के इंटीग्रल मल्टीपल में आएगा। और ये इसलिए कि आप या तो 1 इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हो या 2 निकाल सकते हो या 3 निकाल सकते हो। आप 1.5 इलेक्ट्रॉन नहीं निकाल सकते, आप 1.1/4 इलेक्ट्रॉन नहीं निकाल सकते। आप या तो 1 निकालेंगे या 2 निकालेंगे या 3 निकालेंगे या n निकालेंगे। इसलिए चार्ज ऑलवेज ±ne होगा। तो दिस इज द मीनिंग ऑफ क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। सो हमने 3 प्रॉपर्टी पढ़ाई आपको कि चार्ज इज एडिटिव बाय नेचर, एंड चार्ज इज कंजर्व्ड, एंड चार्ज इज क्वांटाइज्ड। एक एग्जाम्पल मैं करना चाहता हूँ यहाँ पे, होपफुली आपने लिख लिया होगा, मैं इसको रब कर रहा हूँ। यदि मैं ये कहूँ कि एक बॉडी पे चार्ज +6.4 × 10⁻⁻13 कूलम है, तो पहली बात क्वेश्चन है ये कि एक बॉडी पे चार्ज 6.4 × 10⁻13 कूलम है। तो पहला क्वेश्चन ये है कि ये बॉडी में पॉजिटिव चार्ज आया, हमने क्या किया होगा? इलेक्ट्रॉन को निकाला होगा कि इलेक्ट्रॉन को डाला होगा? आंसर क्या है कि चूंकि चार्ज का नेचर पॉजिटिव है, इसका मतलब है इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी हुई होगी। इसका मतलब है सिस्टम में से इलेक्ट्रॉन को निकाला गया होगा। अब नेक्स्ट पॉइंट ये है कि हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स मस्ट हैव बीन रिमूव्ड टू गिव ए चार्ज ऑफ 6.4 × 10⁻13 कूलम। तो इसके लिए हम क्या कहते हैं कि फॉर्मूला होता है Q = Ne। इसका मतलब है n जो होगा ये Q/E होगा, मतलब 6.4 × 10⁻⁻13 कूलम by 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। So this gets cancelled out 4 and this goes up. So यहाँ -19 है, ऊपर जाकर +19 हो जाएगा, तो +19 and -13, so 4 × 10⁻6। तो इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को निकालने से बॉडी पे इतनी चार्ज आई होगी। तो यदि आपसे पूछता है कि इतना चार्ज है तो कितने इलेक्ट्रॉन को निकाला होगा, तो आप ऐसे निकाल सकते हैं। और यदि क्वेश्चन ऐसे आया कि हमने n = 3 × 10⁻6 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकाल दिए, 3 × 10⁻6 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हमें निकाल दिए, बॉडी पे कितना चार्ज आएगा? तो Q = Ne होता है। तो Q = n क्या लिखेंगे आप? 3 × 10⁻6, और E क्या लिखेंगे? 1.6 × 10⁻19, एंड सो दिस इज 4.8 × 10⁻13 कूलम ऑफ चार्ज। ये आ गया। मतलब यदि
चार्ज दिया हुआ है तो आप निकाल सकते हैं कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रिमूव किए या डाले गए होंगे, डिपेंडिंग अपॉन वेदर द चार्ज इज पॉजिटिव और नेगेटिव। या यदि सर्टेन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकाले गए और डाले गए तो कितना उस पर चार्ज आ जाएगा, उसको निकालने के लिए Q इक्वल टू NE लगा करके है हम Q का वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। सो 3 प्रॉपर्टी वी हैव डिस्कस्ड अबाउट, एंड द फाइनल पॉइंट विच इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी हम प्रॉपर्टी के फॉर्म में ही कर सकते हैं। और फाइनल पॉइंट क्या है, उसको आप 4th प्रॉपर्टी मान सकते हैं। हम कहते हैं चार्ज इज रिलेटिविस्टिकली इनवेरिएंट। इसका मतलब क्या है हम समझते हैं। डे टू डे लाइफ में हम कहते हैं कि मास एक ऐसी प्रॉपर्टी है जो कांस्टेंट होता है। किसी बॉडी का लेंथ ऑलवेज कांस्टेंट होता है, टाइम ऑलवेज कांस्टेंट होता है। लेकिन आइंस्टीन का एक थियरी है, बड़ा पॉपुलर थियरी है, आइंस्टीन थियरी ऑफ रिलेटिविटी। तो आइंस्टीन ने उन्होंने ये एक्सप्रेस किया, ये शो किया कि यदि एक बॉडी स्टार्ट्स मूविंग विद द वेलोसिटी comparable to the velocity of light, I repeat, if a body starts moving with a velocity comparable to the velocity of light, then mass, length, time, these quantities are no longer constant quantity, they vary। मतलब मास चेंज कर जाता है, लेंथ चेंज कर जाता है, टाइम चेंज कर जाता है यदि बॉडी स्टार्ट्स मूविंग विद द वेलोसिटी कंपैरेबल टू द वेलोसिटी ऑफ लाइट। बहुत ज़्यादा इसके बारे में बताना इज़ नॉट अंडर द बाउंड्री ऑफ द फिजिक्स विच वी आर डिस्कसिंग अबाउट। लेकिन यहाँ पे एक पॉइंट में बोलना चाहता हूँ कि यदि कोई बॉडी जिसका मास m है, उसका मास m0 है, और m0 को यदि मैं कहूँ कि ये रेस्ट मास है, रेस्ट मास मतलब बॉडी का मास जब बॉडी रेस्ट पे है या मूव कर रहा है नॉट विद वेलोसिटी कॉम्परेबल टू द वेलोसिटी ऑफ लाइट, रादर ऑर्डिनरी वेलोसिटी से मूव कर रहा है, मतलब स्मॉल वेलोसिटी है, तो उस समय जो मास होता है उसको रेस्ट मास बोलते हैं। m को हम बोलते हैं रिलेटिविस्टिक मास, मतलब मास ऑफ द बॉडी व्हेन इट स्टार्ट्स मूविंग विद वेलोसिटी कॉम्परेबल टू द वेलोसिटी ऑफ लाइट, and v is the velocity of body and c is velocity of light। तो according to आइंस्टीन जो रिलेटिविस्टिक मास होता है ये होता है m0 बाई 1 माइनस v स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। ये फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला मैं चाहता हूँ कि जरूर लिख लो, बिकॉज इसका हम यूज़ कर सकते हैं न्यूक्लियर फिजिक्स में, कहीं कहीं इसका यूज होता है। तो m0 क्या है, रेस्ट मास, m क्या है, रिलेटिविस्टिक मास, v इज द वेलोसिटी ऑफ लाइट। नॉर्मल डे टू लाइफ में वेलोसिटी ऑफ लाइट बहुत स्मॉल होता है इन कॉम्पेरिजन टू वेलोसिटी ऑफ बॉडी बहुत स्मॉल होता है इन कॉम्पेरिजन टू वेलोसिटी ऑफ लाइट, एंड हेंस v स्क्वायर बाई सी स्क्वायर का वैल्यू ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल हो जाता है और हम कहते हैं कि m इक्वल टू m0 है। मतलब ये हुआ कि यदि v का वैल्यू c से बहुत कम है देन m इज इक्वल टू m0 है। लेकिन यदि v बहुत ज़्यादा हो जाए, v बहुत ज़्यादा है, तो उस केस में v स्क्वायर बाई सी स्क्वायर विल बी लेस देन 1, बट इसको हम इग्नोर नहीं कर सकते, बहुत स्मॉल नहीं होगा, तो 1 माइनस समथिंग विल बी लेस देन 1 और m की वैल्यू निकालोगे तो वो m0 से ज़्यादा हो जाता है। एक एग्जांपल देना चाहता हूँ, मान लो कि वेलोसिटी ऑफ द बॉडी c बाई 2 के बराबर है, सपोज से यदि c बाई 2 के बराबर है तो m क्या होगा, m होगा m0 बाई 1 माइनस v है c बाई 2, सो c स्क्वायर बाई 4 एंड देन c स्क्वायर, दिस गेट्स कैंसिल आउट, सो दिस इज
एम नॉट बाई 1 माइनस 1 बाई 4 विच इज़ 3 बाई 4. सो m इज इक्वल टू 4 का रूट 2 हो गया. सो 2 बाई रूट 3 एम नॉट. अब देखिए रूट 3 का वैल्यू इज 1.732 विच इज लेस देन 2. सो 2 बाई रूट 3 इज मोर देन 1. दिस मीन्स दैट m इज मोर देन m नॉट. मतलब यदि कोई बॉडी स्टार्ट्स मूविंग विद द वेलोसिटी comparable to the velocity of light, then mass is no longer constant. मास बढ़ जाता है, मास इंक्रीजेज. और ये इस फॉर्मूला से हमने एक्सप्लेन किया. तो ये तो आइंस्टीन का थियरी है. मैं अब चार्ज की बात कर रहा हूं. ये क्या कहता है, चार्ज की प्रॉपर्टी क्या है कि इवन इफ ए बॉडी विच इज चार्ज्ड, even if a charged body starts moving with the velocity comparable to the velocity of light, even in that case its charge remains constant. इसका मतलब है यदि बॉडी की वेलोसिटी ऑफ लाइट के कॉम्परेबल है तब भी चार्ज चेंज नहीं होता है. मतलब जो चार्ज रेस्ट चार्ज यदि क्यू नॉट था और बॉडी स्टार्ट्स moving with the velocity comparable to the velocity of light, then charge q आ गया, then it says that q is equal to q naught. बच्चे q naught क्या है? q naught is the rest charge. q क्या है? Charge of the body when the body starts moving with the velocity comparable to the velocity of light. Even then charge remains constant. So this is the part आज मुझे कैप्चर करना था, आज मुझे पढ़ना था. तो 2 मिनट का टाइम लूँगा और मैं रिकैप देना चाहूँगा कि अभी तक हमने आपको क्या करवाया. आज के लेक्चर में आपने क्या सीखा. तो आपने ये सीखा कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स विद द चार्ज एट रेस्ट और चार्ज मूव्स फॉर मोमेंटरी पीरियड. बहुत स्मॉल पीरियड को मूव करता है तो उसकी जो फिजिक्स है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है. और जब चार्ज मूव करता है उसकी फिजिक्स इलेक्ट्रोडायनेमिक्स है. ओके. फिर हमने कहा चार्ज क्या है, हमने डिफाइन किया. तो आपने कहा चार्ज एक प्रॉपर्टी है एंड ड्यू टू विच वेरियस फोर्स ऑफ इलेक्ट्रिकल इंट्रैक्शन एंड रिलेटेड इफेक्ट कैन बी एक्सप्लेन्ड. एंड दिस इज ए स्केलर क्वांटिटी एंड इसका एसआई यूनिट कूलम होता है. इसका सीजीएस यूनिट 2 टाइप का होता है. एक बोलते हैं ईएसयू ऑफ चार्ज, एक बोलते हैं ईएमयू ऑफ चार्ज, electrostatic unit of charge and electromagnetic unit of charge. 1 coulomb is equal to 3 into 10 power 9 ESU of charge and 10 coulomb equal to 1 EMU of charge. फिर आपने सेकेंड पॉइंट पढ़ा कि बॉडी पे चार्ज आता कैसे है, कॉज ऑफ चार्ज. तो आपने कहा कि न्यूट्रल कंडीशन से यदि इलेक्ट्रॉन को की डेफिशिएंसी में क्रिएट कर दूं तो बॉडी पे चार्ज पॉजिटिव आ जाएगा और यदि एक्सेस कर दूं इलेक्ट्रॉन का नंबर तो उस पर चार्ज नेगेटिव आ जाएगा. तो डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन विल मेक ए बॉडी पॉजिटिव चार्ज, एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन विल मेक ए बॉडी नेगेटिव चार्ज. और फिर हमने चार्ज की प्रॉपर्टी पढ़ी. हमने क्या पढ़ी कि चार्ज इज़ एडिटिव बाई नेचर एंड देन चार्ज इज़ कंजर्व्ड एंड देन चार्ज इज़ क्वांटाइज्ड. एंड द फोर्थ पॉइंट हम डिस्कस किया कि चार्ज इज़ रिलेटिविस्टिकली इनवेरिएंट. तो दिस इज़ व्हाट वी हैड टू टॉक टुडे. डियर स्टूडेंट्स, मैं मानता हूँ कि ईच एंड एवरी सिटीज़न मस्ट कंट्रीब्यूट और पे ट्रिब्यूट टू द सोसाइटी विच इज़ प्रपोर्शनल टू हिज और हर टैलेंट. तो आई हैव ट्राइड टू कंट्रीब्यूट अकॉर्डिंग टू माई टैलेंट. यदि आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब कीजिए. थैंक यू वेरी मच.